वफाक फिर हर दफ़ा आएगा कि जी अब सूबों का हम इस साल हमने 57.5 किया था, अब हम 55 कर रहे हैं, अब हम 50 कर रहे हैं। तो ये तो वफाक मुझे एक बात बता दें कि उसका फेलियर जो है वो अवाम पे क्यों आए, सूबों पे क्यों आए। दूसरी चीज़ आपके सामने है, मैंने एक IPP की बात की, LNG का कितना ढोल पीटा जाता था, पाकिस्तान में सस्ती तरीन LNG आ गई, ये आ गई, वो आ गई। कल की खबर है 21 जहाज ENI जो इटली की शायद एक कंपनी है, उनके साथ मुअत्तल कर दिए इन्होंने 21 जहाज़ के। जी हमारे पास गैस की ख़रीदारी नहीं है, आप मेहरबानी करें अगले 2 साल जो है इसको आप ख़त्म कर दें। फिर कतर के पास वज़ीर आज़म साहब फिर जा रहे हैं माशाल्लाह, कल ये परसों आज़रबाईजान, तो कतर के पास जो है वो जा रहे हैं कि 24 जहाज़ वो भी मुअत्तल कर दें। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि मईशत का जो हाल कर दिया गया है वो जो है 24 जहाज़, यानी 21 और 24 45 जहाज़ LNG के आप कह रहे हैं वापस कर दें। अब LNG के जो जहाज़ वापस हो रहे हैं इसकी शर्त पता है आपको क्या है? उसकी शर्त ये है कि आप ये हमें ना भेजें, इसको आलमी मार्केट में फ़रोख्त कर दें, जो हमारा आपका रेट तय हुआ है उसका जितना नुकसान है हम आपको भरेंगे। यानी कि फ़र्ज़ करें कि हमने जो 13.39 डॉलर के हिसाब से जो लिया है, अगर आलमी मार्केट इस वक्त $10 की है तो $3 का आप बगैर गैस इधर आए वो उसका नुकसान भी हम भरेंगे। अगर आप ऐसे मुआहदे करते रहेंगे तो भाई आपका ज़िंदगी भर इंशाअल्लाह ताला पेट नहीं भरेगा। तो ये जो 27वीं तरमीम में, या तो मुझे ऐसा लगता है कि ये शोशा छोड़ा गया है, क्योंकि NFC 11वां NFC का इजलास जो है वो अगस्त में बुलाया गया था। अगस्त में बुलाया गया, बाद सूबों की रिक्वेस्ट आई कि जी सैलाब की पोजीशन है तो इसको जो है आगे कर दें। हम चीखें मार रहे हैं गला फाड़ फाड़ के कि जी आप करें, इसको करें, इसको करें। अब वो जो है अभी पिछले हफ्ते कहा गया कि 10 नवंबर को हम कर देते हैं, तो पता लगा कि जी 10 नवंबर को भी किसी ने कहा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है। अभी वर्बली 18 नवंबर की एक तारीख है जिस पे कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ NFC का इजलास है जिसको आपने 11वां बना दिया गया है और एक तरफ आप ये तरमीम की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब दिस इज़ वेरी बैड सिग्नल्स, ये जो है इससे गुजारा नहीं होगा। फिर दूसरी बात आपको मैंने बताया, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान ने 35,000 अरब रुपए कर्ज लिया। अब 35,000 अरब रुपए में कर्ज लेकर उसमें से तरक्याती अखराजात में 4,000 अरब भी नहीं लगाए गए। 31,000 अरब जो है यही वाले जो सूद की अदायगी, फलां की अदायगी, हम यानी कि कर्ज ले रहे हैं सूद उतारने के लिए। अब ये तो आप कर्ज और बढ़ा लेंगे मुस्तकबिल में, तो इसका क्या मतलब है? तो मुआवजा किसका होना चाहिए? सूबों का आप कर्ज की बात करें ना, मैं अपने सूबे की बात करता हूँ, हमारा 78 साल में 775 अरब रुपए कर्ज है, और इस साल ये जो है इस 775 अरब, और सिर्फ जब से 18 महीने से मैं आया हूँ हमने 300 अरब रुपए अपनी बचत कर ली है अलग से। अगर मैं उससे माइनस कर लूँ तो मैं यानी कि अपने जो पूरे 78 साल में हमने कर्ज लिए, सिर्फ 1.5 साल में हम उसका 40% जो है ना हमने उसको साइड पे जमा भी कर लिया। जब एक खैबर पख्तूनख्वा जैसा छोटा सूबा ये काम कर सकता है तो वफाकी हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही? वफाकी हुकूमत का आज जो कर्ज है वो 78,000 अरब है, और अगर इसमें लाइबिलिटीज़ मिला लें तो 94,000 अरब हो जाता है। अभी अभी मैं ये SPDI ने जो है डेट पे वो रखी हुई थी, वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था कि ये जो वफाकी हुकूमत का जो कर्जा है ये भी सही नहीं दिखाया जा रहा, और बहुत से कर्जे छुपाए जा रहे हैं, तो पाकिस्तान का कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। अब बात होती है हमारी, एक हम कहते हैं जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आपको मैं एक फिगर बता देता हूँ कि जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नोट किया है, पाकिस्तान में ये जो पिछले 3 महीने यानी कि जुलाई से सितंबर में FDI आई है 447 मिलियन डॉलर। कितनी आई है? 447 मिलियन डॉलर। और जो प्रॉफिट बाहर गया है इसी 3 माह में वो 751 मिलियन डॉलर गया है। यानी कि आपके मुल्क में जितनी भी सरमायाकारी जिसको हम बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी वैसे तो आती नहीं है हमारे मुल्क में सरमायाकारी, तो रुकी गई है, ऐसी बुरी नज़र लगी है कि मतलब सरमायाकारी का तो तख्ता ही निकल गया है।
लेकिन जो हम जिस कंडीशन में या जिन शराइत में लाते हैं और हम उनको कहते हैं आपको टैक्स भी माफ, आप अपनी कीमतें भी लगाएं, आपकी जितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है उससे दुगना आपका जो है प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशन जो है पाकिस्तान का बाहर जो है जा रहा है। फिर उसके बाद रोज़ाना हम उठ रहे हैं, एक नई खबर आ रही है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल से शुरू हुई बात कि जी प्रॉक्टर एंड गैम्बल चला गया। फिर अभी एक हफ्ते पहले हमने एक्सो नोबल की सुना कि एक्सो नोबल पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है। अब आज ये आ रहा था जिस पे हम बड़ी बातें कर रहे थे, ये अल्थानी ग्रुप जो है कतर वाला, वो भी आज वो कह रहा है कि जी $2 अरब की वो भी अपनी सरमायाकारी जो उसने पावर प्लांट में लगाई है वो उसको छोड़ के जा रहा है। कल की खबर है कि आप वो देख लें कि आपका तिजारती खसारा जो है वो आपकी बरामदात वहीं पे $2.8 अरब और आपकी दरामदात जो है $6 अरब पे चली गई है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो हमारे जो कल 7 वजीर बैठे थे वो क्या बताने के लिए बैठे थे। कोई उनके पास, उन्होंने कहा, एक मैंने बात सुनी थी उड़ते उड़ते कि जी देखें IMF का जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना जो है वो निशानदही कर रहा है कि जी हम सही सिमत में जा रहे हैं। IMF आप सारों को पता होगा कि 5 अक्टूबर का जा चुका है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बिल्कुल ऐलान हुआ है। आज 3 हफ्ते हो गए या चौथा, बल्कि अब तो 4 हफ्ते हो गए, ठीक है ना, 14, अभी तक जो है बोर्ड की मीटिंग की अनाउंसमेंट नहीं आ रही। वजीर खजाना साहब कह रहे हैं कि दिसंबर तक शायद हमारी किस्त जारी हो जाएगी। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? यहाँ पे बहुत सारे इस कमरे में लोग बैठे हुए, उनको पता है कि एक रिपोर्ट जो है उन्होंने जो करप्शन वाली थी, उसका नाम मैं भूल गया एकदम, वो शाया करनी थी, जो IMF ने ड्राफ्ट दिया था उसको शाया नहीं किया जा रहा। और चंद एक और चीज़ें हैं, वो डाटा भी देख रहे थे कि IMF की किस्त भी अभी तक रुकी हुई है। फिर आप अगली चीज़ पे आ जाए, टैक्स टारगेट 300 अरब रुपए से आपका टैक्स जो है महसूलात कम हुई हैं। अब उसको कवर कैसे किया जा रहा है कि जी सोशल मीडिया में बताए जा रहे हैं कि फ़लाँ इन्फ्लुएंसर जो हैं वो 14 ट्रिप मारकर आई थी, तो वो जो है उन्होंने जो है ना अपनी आमदनी 50 लाख दिखाई, 1 करोड़ दिखाई। और भाई आपने 300 अरब रुपए जमा करने हैं, आप जो है एक इन्फ्लुएंसर के 14 मतलब ट्रिप बता रहे हैं। मतलब आप सोचें कि हीले बहाने हम कैसे कैसे निकाले जा रहे हैं बार बार। फिर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें जो मैं बताना ये चाह रहा था, शरह सूद। अब स्टेट बैंक कहता है कि जी शरह सूद जो है 11% है, महंगाई जो है आपकी 6.2% हो गई है। महंगाई में अगर आप आइटम देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएं कि ये महंगाई 6.2% है या कुछ और है। चीनी की कीमत खुद जो है ये बता रहे हैं कि 1 साल में 42% बढ़ी है। टमाटर की कीमत ये बता रहे हैं 31% बढ़ी है। आटे की कीमत 19% बढ़ी है। प्याज की कीमत 20% बढ़ी है। बीफ की कीमत 13% बढ़ी है। घी की कीमत 12% बढ़ी है। गैस की कीमत 30% बढ़ी है। ये पिछले जुम्मे के सेंसिटिव प्राइस। सैंडल औरतों की 55% बढ़ी है। इस पे तो कम से कम रहम कर लेते, उनको तो थोड़ा सा रिलीफ दे देते। सबसे ज़्यादा जो कीमतें औरतों की सैंडल की 55% बढ़ी है। तो महंगाई जो है ये कहते हैं 6.2% है। स्टेट बैंक उसको 11% पे लेके बैठ गया है। स्टेट बैंक उसको नीचे नहीं करता। फिर आप आलमी इदारे आपके क्या कह रहे हैं? आपके आलमी इदारों ने सब ने आपकी ग्रोथ डाउनग्रेड कर दी है। 2.7 से 3% के दरमियान आपकी ग्रोथ डाउनग्रेड कर दी है। और वर्ल्ड बैंक ने तो मतलब इस दफ़ा जिसे कहते हैं वो मजाक में दोस्तों में कहते हैं अंत मचा दिया। तो वर्ल्ड बैंक ने तो अंत मचा दिया है कि पाकिस्तान, उसने इस दफ़ा टाइटल लिया है कि पाकिस्तान इतना ग्रो नहीं कर रहा कि वो जो है अपनी लेबर फोर्स को वो जो है वो कर सके, एडजस्ट कर सके। 18 लाख से ज़्यादा हर साल नई लेबर फोर्स में लोग ऐड हो रहे हैं। उस पर अब वज़ीर आज़म साहब ने एक फिर कमेटी बना दी और वो अब वो 8 कोई कमेटियाँ उन्होंने बना दी हैं जो उनको मशवरा देंगी कि जी टैक्स कितना कम किया जाए। टैक्स की शरह भी बताई जा रही है कि 29% से 25% कर देंगे, 45% से 25% कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन IMF से इजाज़त लेंगे। भाई आपको IMF ने कहाँ से इजाज़त देनी है? एक तरफ आप IMF को कह रहे हो
इसमें आपने कहा कि 1100 अरब रुपए अगर हम ये टैक्स कम करते हैं तो हमारे कम हो जाएंगे। एक तरफ आप IMF को अभी बोल ये रहे हो जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी वो जो 200-300 अरब रुपए शॉर्टफॉल है वो हम आगे जाके कवर कर लेंगे, तो अपने आप को ही हम धोखे पे धोखा दिए जा रहे हैं। और हम जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि अपनी जिसे कहते हैं कि जो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार होना शुरू हो गया है। तो जो बेसिक मेरा मकसद था आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो ये था कि जो NFC में हुकूमत के पास जो है पहले 57.5% नहीं आते, नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो 5,200 अरब रुपए हैं वो भी उनके पास आते हैं और वो 100% रखते हैं। और हुकूमत ने जानबूझकर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाया जो आज मेरे ख्याल से शायद 80 रुपये लीटर के करीब हो गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। PTI के दौर में वो 20% था। सिर्फ उससे ही 1,500 अरब रुपए जो है हुकूमत की आमदनी हो रही है। 3,500 अरब पिछले साल स्टेट बैंक का प्रॉफिट वो भी हुकूमत की जेब में जा रहा है। ये तमाम जो पैसे हैं इसके बावजूद हुकूमत कहती है कि जी वफाक के सारे पैसे जो हैं सूबे ले जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, वफाक की अपनी गलती है। मुझे एक बात बता दें कि आपने अभी तक कितनी प्राइवेटाइजेशन की है? ये 3.5 साल गुजर गए। PIA को एक ही हर 2 दिन बाद के जी दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर कितनी आपकी प्राइवेटाइजेशन में ज़ीरो आमदनी। फिर आपने जो प्रॉपर्टी टैक्सेस को जो इतना ऊपर बढ़ा दिया उससे सूबे भी इफेक्ट हो गए। मुल्क में प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस ही नहीं हो रही, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह इन सारी चीज़ों में। एक ज़माना था जब मैंने काम शुरू किया था तो एक ज़माने में हुकूमत की सबसे बड़ी आमदनी होती थी डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस से। ऑयल एंड गैस के अलावा आपका कोई सेक्टर प्रॉफिट ही में नहीं रहा, तमाम का तमाम आपकी डिविडेंड इनकम भी गई। फिर आप कमर्शियल बोरोइंग में औरंगजेब साहब को आए हुए भी 19 महीने हो गए, वो एक पांडा बॉन्ड ही अभी तक कर रहे हैं ना। आप यूरो बॉन्ड आप कहते हो आपकी रेटिंग सही हो गई है, तो ना आपकी जो है यूरो बॉन्ड कर रहे हैं आप, ना आप सुकूक बॉन्ड कर रहे हैं। वो एक पांडा है वो भी अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा अभी तक, ठीक है ना, शायद अल्लाह करे हो जाए। ये तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है। भाई IMF का आखिरी प्रोग्राम आपका किस तरीके से है? IMF का आखिरी प्रोग्राम ये जो आप हर साल सऊदी अरब से अभी फिर $3 अरब का रोल ओवर लेंगे, UAE से $2 अरब का रोल ओवर है, चाइना से $4 अरब का रोल ओवर है। आप एक पैसा अपना कर्ज का नहीं उतार पाए अभी तक कहीं से, और आप कह रहे हैं कि ये इंशाल्लाह हमारा IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। अब कल किसी ने नया शोशा, पहले हमें कहा गया था कि पाकिस्तान में $5,000 अरब की मादनियात हैं। कल किसी ने कह दिया तरबेला डैम के ऊपर जो है ना उधर उसकी मट्टी में $600 अरब का सोना पड़ा हुआ है। तो जो है नई नई कहानियाँ, नई नई बातें। 34 ट्रिप हमारे वज़ीर आज़म के हो गए, 35वां ट्रिप परसों फिर वो आज़रबाईजान 7-8 तारीख को जा रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसमें एक बात जो मेरा मुशाहिदा है कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, नंबर 1 ये जो है उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशन कर रहे हैं। खुद औरंगजेब साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि $4 अरब की सालाना प्रॉफिट एंड डिविडेंड रिपैट्रिएशन होती है। और आप पिछले साल आपका FDI में टोटल अमाउंट कितना आया है? $1.8 बिलियन। तो आया हमें ये भी सोचने की ज़रूरत है कि ये जहां हम बार बार जा रहे हैं FDI मांगने के लिए, आया ये हमें लेने की ज़रूरत है कि भी नहीं है। आखिरी चीज़ ये, फिर इसके बाद मैं 1-2 मिनट आपके जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करूँगा। आखिरी चीज़ ये कि ये जो NFC है इस पर सबसे पहले जो है 7वां NFC उसको करेक्ट किया जाए और जो मर्ज एरिया को जो है पहले मर्ज उसको जो है शामिल किया जाए। उसके बाद वर्टिकल्स पे पहले बात हुई जाए कि ये आया हुकूमत को 42.5% देना चाहिए या मज़ीद कम करना चाहिए, क्योंकि हुकूमत कोई इदारा अपना ठीक नहीं कर सकी अभी तक, और सब्सिडीज़ भी बढ़ा रही है, सर्कुलर डेट भी बढ़ा रही है, और उसके बाद हुकूमत कह रही है कि मुझे जो है तालीम भी दे दो, मुझे जो है पॉपुलर वेलफेयर भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम अपना फुटप्रिंट कम करना चाह रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो है नया शोशा आपने छोड़ दिया। हमने जो है अभी 2 पिछले दिनों जो है वज़ीर आज़म की क़यादत में जो है मीटिंग्स हुई थी जिसमें मैंने वज़ीर आला साहब को
जो है एज अ नुमाइंदा गया था, उसमें एक अफगान रिपैट्रिएशन की बात हुई थी और एक वीट पॉलिसी की बात हुई थी। तो मैं वीट पॉलिसी के आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि पिछले साल IMF ने जो कहा था कि सूबे जो है वीट प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाएंगे, हमारी हुकूमत इतनी निकम्मी है कि वो भी नेगोशिएट नहीं कर पाए थे। उसमें जो है खैबर पख्तूनख्वा से हमने IMF को बोला कि जी हमारा मसला फूड इनसिक्योरिटी का है, खैबर पख्तूनख्वा में हम ग्रोअर के लिए जो है सपोर्ट प्राइस नहीं देते, हम जो है 55 लाख हमारी ज़रूरत है और 15 लाख हम पैदा करते हैं, तो हमें तो प्रोक्योरमेंट करनी है। वहाँ पे जाके IMF के जहन में बात आई और IMF ने अब हुकूमत को अलाउ कर दिया है कि अगले साल वो जो है वीट प्रोक्योर कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आइन तोड़ना हमारे लिए जो है ना एक जिसे कहते हैं ना कि मशगला बन गया हुआ है। आर्टिकल 151 कहता है कि पूरे मुल्क में गुड्स की सप्लाई जो है कोई रोक नहीं सकता। पंजाब मुसलसल जो है गंदम की सप्लाई रोक रहा है और हमारे सूबे में पंजाब से आटा आता है। पूरे पाकिस्तान से 400 रुपये 20 किलो का थैला पेशावर में महंगा है। वज़ीर आज़म साहब को मैंने उस मीटिंग में कहा कि CPI तो पूरे मुल्क की होती है, अगर एवरेज CPI जब पेशावर में रेट आएगा तो ऊपर जाएगा तो शरह सूद तो आपको खुद बढ़ाना पड़ेगा। तो उस पर उन्होंने ये बात बोली भी उस हाईएस्ट फोरम में कि जी इस मुल्क में पाबंदी नहीं है, लेकिन हमें दिन का 14,500 टन आटा चाहिए होता है, 2,000 टन मिल रहा है। और वहाँ पे जो है दुकानदारी चली हुई है, जो वहाँ पे चेक पोस्टों में लोग बैठे हुए हैं वो पैसे भी ले रहे हैं और जो है अवाम आखिर में उसको भुगतना पड़ रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आप जैसे मैंने कहा कि हम आइन की जब जो है ना अपनी वो होती है तो हम आइन करते हैं, जब हम दूसरे की बारी होती है तो उसकी आइन की बात ही नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा को आपको मैं बताऊं कि NFC के तहत जो हुकूमत ने टैक्स कलेक्ट करना था, पिछले 4 माह में 65 अरब रुपए डिविजिबल पूल में भी कम दिए, 65 अरब रुपए। अब उधर हुकूमत दिखाएगी कि जी मेरा प्राइमरी सरप्लस इतना अच्छा हो गया, दूसरों के पैसे रोके मैं। फाटा जो मर्ज एरिया है जिसको वैसे ही आपने हक नहीं दिया, इस 4 माह में 2 किस्तें आ जानी चाहिए थी ADP की और AIP की। 65 अरब रुपए पूरे साल के रखे हुए थे, 39 बिलियन रुपए हमारे ड्यू बनते हैं, वो हमें उसकी 1 रुपया अभी तक नहीं दिया। ये कौन सी मईशत की सिमत है? और हम बजाते खुद मैंने वजीर खजाना अब तक क्योंकि वफाक पैसे नहीं दे रही 28 अरब रुपए अपनी जेब से देकर आया हूँ, दे चुका हूँ इन 4 माह में। अभी मैं अंदर आया हूं तो हमारे होम सेक्रेटरी ने ये बोला है कि सर फेडरल तो IDPs के पैसे नहीं दे रही, बन्नू और उधर जो उनके कैंप्स हैं आप फौरी तौर पे पैसे रिलीज करें वरना वो भी धरना दे देंगे और ये दे देंगे। महीने का 40 करोड़ पे मैं उसका दे रहा हूँ, 5 अरब रुपए जो वफाक की जिम्मेदारी है वफाक उसको भी नहीं दे रहा। तो ये ओवरऑल है। बाकी ये कि मैं सिर्फ आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि वो पंजाब का वो जो एक फ्लड का सर्वे होना था और उस फ्लड के सर्वे के बाद जो है उनको पैसे मिलना शुरू होने थे, वो मिल गए कि नहीं मिले? हम पे तो बड़ी अंगूठा रखा होता है कि जी वहाँ पे ये हो गया ये हो गया। तो वो जो बड़ी बड़ी बातें थी कि हम अपने वसाइल से ये पूरी करेंगे चीज़ें, उसका भी एक सवाल आखिरी सवाल था। बाकी ये कि हमारी सूबाई हुकूमत माशाल्लाह जो है जो पिछली हुकूमत ख़त्म हुई थी, ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूँ कि अली अमीन साहब की तो 280 अरब रुपए का हमारा सरप्लस था। और सरप्लस बोल रहा हूँ, हमारे पास पैसे थे जब हमने टेक ओवर किया था तो सिर्फ 20 से 25 अरब रुपए थे। हमने अपने आप को फिस्कली डिसिप्लिन किया और हमने ये मौका नहीं दिया कहीं से भी कि वफाक हमें ये कहे कि जी हम उन पे बोझ हैं। वफाक हमारा नाहिंदा है इस वक्त। और दूसरी बात ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार कह देते हैं कि जी IMF ये इन्होंने ये कर दिया। आज की तारीख में यहाँ पे बड़े इन्फॉर्म जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं सारे आप सारे। आज की तारीख में जो नॉन कंप्लायंस जो हुई है वो भी पंजाब ने की हुई है और अगले साल की भी जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो पंजाब और सिंध की तरफ से। खैबर पख्तूनख्वा ने अपना जो जिसे कहते हैं कि एक नेशनल स्पिरिट के तौर पे भी अपने आप को डिसिप्लिन रख के ये तमाम कोई हमसे इस चीज़ के बारे में शिकायत नहीं कर सकता। इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हुई थी, NFC में सबसे पहले वर्टिकल्स डिस्कस होने चाहिए कि 42.5% हुकूमत उस 42.5% का हिसाब दे और उसमें बताए कि उसकी कहाँ कहाँ कोताहियाँ हैं, पहले उस पे बात की जाए। दूसरा, हमारा जो है मर्ज एरिया का जो हमारा जो हक है आबादी के हिसाब से
और हमारा अभी शेयर है 14.62%, वो 19.62% होता है, उसको आप करें। और आखिरी में जब ये NFC का खुदा के वास्ते आप इजलास बुलाएं और ये जो 4 आपने जो चीज़ें रखी हुई हैं, आबादी, रेवेन्यू कलेक्शन, फिर उसके बाद पॉवर्टी, और चौथा आपने रिवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, ये दुनिया के ये जो है ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। इसमें आगे डिस्कशन किया जाए, जो ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएगा, जो पानी के ज़खायर पे काम करेगा, जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पे काम करेगा, उनको आप डिविडेंड्स दें, बजाय ये कि आप आबादी के चक्कर में जो है पैसे जो है एक ही जगह दिए जाएं। और एक और चीज़, NFC से बाहर भी जो है चंद एक चीज़ें ऐसी हैं जिसके बड़े सूबे बेनिफिशरी हैं। सबसे पहले फर्टिलाइज़र, 90% पाकिस्तान का फर्टिलाइज़र जो है सिंध और पंजाब में इस्तेमाल होता है। फर्टिलाइज़र इस वक्त सब्सिडाइज रेट में दिया जाता है, वफाक उसकी सब्सिडी उठाता है, और वो जो है और वो अच्छी खासी, आज गैस का सर्कुलर डेट 4,000 अरब रुपए के ऊपर है, उसकी जो है सस्ती खाद दी जाती है इन सूबों को, और फिर जब वो अपनी गंदम पैदा करते हैं तो वो जो है उल्टा हमारी गंदम रोक दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों को वफाक को जो है देखना होगा कि कौन सी चीज़ों में कौन सा सूबा एक्स्ट्रा पैसे लेके जा रहा है। इसी तरह BISP है, 700 अरब में से 450 अरब से ज़्यादा जो है पंजाब में जा रहा है BISP का पैसा भी। तो डिविजिबल पूल के अलावा भी आप जो है बड़े सूबों को लेके जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो नया NFC है, इसमें आपके ये जो 2 सूबे जो दहशतगर्दी और महरूमी का शिकार है, इसको आप स्पेशल कंसिडरेशन से देखें। बल्कि ये सिर्फ 2 सूबे नहीं, मैं कश्मीर और GB के लिए भी ये बात करूँगा। अब टाइम आ गया है कि इन सारों को एट पार विद दी 2 प्रोविंसेस भी लेकर आया जाए और बिल्कुल मुनसिफाना तरीके से इस पर काम किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपको पता है कि आर्टिकल 160 का 3A जो है उसमें ये है कि हर 5 साल के बाद जब NFC दिया जाएगा तो उसमें प्रोविंसेस का जो कोटा होगा उसको डिक्रीज नहीं किया जाएगा बल्कि इंक्रीज किया जाएगा। अब जो बात हो रही है, और आपने देखा होगा बिलावल ने जो ट्वीट किया उसमें कैटेगोरिकली मेंशन है कि NFC का जो है वो उस पर बातचीत होगी। अगर फेडरल की तरफ से ये प्रपोजल आता है कि 57.5% से जो प्रोविंसेस का शेयर कम किया जाए, तो इसके अगेंस्ट में KP का क्या रिस्पॉन्स होगा? वन। सेकंड ये कि आपने जो बात की है कि 65 बिलियन रुपए का आपका जो रेवेन्यू है वो कम आपको रिसीव हुआ है, इसके अगेंस्ट में इसकी रिसीविंग के लिए आपकी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है? क्या आप प्राइम मिनिस्टर को आपने रिक्वेस्ट की है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा है? अगर ये आपके रिसीव नहीं होते तो फिर आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? थर्ड, अगर एक और अलाउ कर दें, थर्ड आपने सिर्फ बात की है जो FDI की 400 एंड सम का आपने मेंशन किया कि इसके अगेंस्ट में 700 प्लस का रिपेट्रिएशन है। इसकी रीजंस आप क्या समझते हैं कि जो FDI है आपका एनुअल बेसिस पे जब इसका कंपैरिजन करते हैं तो कम होता जा रहा है, जबकि एक SIFC स्पेशल एक इदारा कंस्टिट्यूट किया गया है कि सरमायाकारी मुल्क में लाई जाए। आप क्या समझते हैं कि रीजंस क्या है कि FDI कम हो रहा है इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द साइज? पहला सवाल बहुत अहम है और जिसमें उसने कॉन्स्टिट्यूशन में और जो है 18वीं तरमीम में जो है उसको प्रोटेक्शन दी गई है कि 57.5% से ज़्यादा हो सकता है शेयर, कम नहीं हो सकता। मैं सुबह भी ये कुछ साफ़ी हजरात ने मुझे कल भी हमारे दोस्तों ने फ़ोन किया था, वो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ रहे थे और NFC को भी पढ़ रहे थे। उन्होंने ये कहा कि कहीं पे ये मेंशन नहीं है कि कंसेंसस, यानी कि अभी अंडरस्टैंडिंग NFC की ये है कि अगर आज और सारे सूबे और वफाक एक तरफ हो जाएं तो वो कंसेंसस नहीं होगा, तो वो फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये है कि ये मैटर मेरे ख्याल से तरमीम का है ही नहीं, ये मैटर है NFC कमीशन का, और NFC कमीशन जो है वो डिसाइड करेगा कि 57.5% से 60 पे जाना है, 58 पे जाना है, 59 पे जाना है। तो ये चीज़ कहीं पे इन राइटिंग में भी नहीं है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि मेजॉरिटी वोटिंग या वफाक जो है वहाँ बैठकर उसका फैसला कर ले। तो ये इसमें एक बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं ये ग्रे एरिया है, ये चेंज नहीं हो सकता। और इसको मैं समझता हूँ कि चेंज नहीं करने, जो चेंज करने की ज़रूरत है वो पैरामीटर्स चेंज करें। इस मुल्क में अब आबादी
को आप कब तक जो है वो इंसेंटिव देते रहेंगे? यानी कि आप जितने बच्चा पैदा करेंगे उतना आप शेयर ज़्यादा ले लें, उतनी आप कौमी असेंबली की सीटें ज़्यादा ले लें। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। फिर आपने रखा हुआ है कि जो जितना ज़्यादा गरीब होगा उसको उतना ज़्यादा शेयर मिलेगा। 10% आपने गुर्बत का डाल दिया पकड़ के। तो पहला पॉइंट तो ये आपने बात की। दूसरी सर, एफडीआई की जो मसला है, आपने एफडीआई को कभी भी जो है ना मुल्क में तरक्की के लिए नहीं मंगाई, आपने अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट के शॉर्टफॉल के लिए मंगाई कि जी पैसे मिल जाए। अब एग्जांपल देता हूँ आपको। अब वफाकी हुकूमत को कोई पैसे नहीं देता बाहर। अब वफाकी हुकूमत क्या करती है, सूबों को कहती है कि आप कोई पोलियो का प्रोग्राम ले आए, आप कोई जो है ना लोकल गवर्नमेंट का ड्रेनेज का इस तरह का प्रोग्राम ले आए। तो फिर वो वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, वो जो है उस प्रोग्राम के नाम पे जो है वो डॉलर देते हैं, सूबों को जो है वो रुपए मिल जाते हैं और वफाक उन डॉलर को अपने पास रख लेता है। ठीक है ना? तो आपने कभी भी एफडीआई जो है कोशिश ही नहीं की कि आपकी एक्सपोर्ट सेक्टर में हो। आपने हमेशा एफडीआई वहीं मांगी जिधर से, यानी कि पावर सेक्टर में आपने मिसाल ले लें, आईपीपीज में वो आते हैं, ऑयल सेक्टर में, तो वो बजाय आपको जो है मुल्क में डॉलर लाने के, वो आपके मुल्क से डॉलर लेके जा रहे हैं। बीच में आपने एक और चीज़ पूछी थी एनएफसी के अलावा, थर्ड चीज़ की, वो आपका जो 65 मिलियन का डील, वो जो है ना मिल जाते हैं। वो सिर्फ क्या करता है कि वफाक ने अभी जैसे 30 सितंबर था, तो जब फिर 30 सितंबर का क्वार्टरली फिस्कल अकाउंट आएगा तो वो उसमें वफाक दिखा देगी कि जी मेरा तो देखें खसारा बहुत कम है। ठीक है ना? फिर वो अक्टूबर में दे देंगे या नवंबर में दे देंगे। और दूसरा, मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है ऐसा, ये पिछले साल जून में भी ऐसा हुआ है, वफाक ने हमारी जो पेमेंट्स थी वो 28 और 29 जून को रिलीज़ की थी ताकि सूबे उसको खर्च ना कर सके। बाद सूबों ने क्या किया कि अगर पैसे उनको वक्त में मिल जाते हैं तो वो अपने टारगेट से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं। मिसाल देता हूँ, एक सूबे ने पिछले साल सरप्लस में 250 अरब रुपये जो टारगेट से कम किया, तो उन्होंने वो 250 नहीं, वो 400 हो जाता अगर वो वफाक उनको सारे पैसे जल्दी दे देता। तो शायद वफाक ये भी देख रहा है, और वो उनके इत्तेहादी हैं, उनकी अपनी हुकूमत के लोग हैं, उन पर जोर नहीं चलता, तो ये शायद कसदन भी है। लेकिन ये कि ये पैसे मिल जाते हैं लेकिन इसमें डिले हो जाता है। साहब ये फरमाइएगा कि हम IMF के प्रोग्राम में, आपके ख्याल में NFC का जो मामला है उसमें IMF का कोई रोल बनता है, टेक्निकल असिस्टेंस, या IMF के दबाव पे ये सारा कुछ किया जाता है? आप इसमें क्या कहेंगे? सेकेंडली, सूबों ने फिस्कल पैक्ट भी साइन किया था, तो जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स था वो तो पंजाब और सिंध ने अपने तौर पे उसके जो रेट्स थे वो पुराने वाले वो अप्लाई कर दिए, जबकि पैक्ट के मुताबिक नए रेट्स आने थे ज़रूरी इनकम के ऊपर जो टैक्स है उस पर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो जब मेरी IMF से इस बारे में डिस्कशन हुई तो मैंने उन्हें ये कहा कि फिस्कल पैक्ट ने आपका खुद ब खुद ये मसला हल कर दिया है। जो आपने एक सरप्लस जो सारे सूबों को प्रोड्यूस करने का कहा है, पिछले साल 1200 अरब था, इस साल 1400 अरब कुछ है। तो यानी कि सूबों को जो 8200 अरब रुपए मिलने हैं इस साल, उसमें से अगर सारे सूबों ने अपना सरप्लस टारगेट के हिसाब से कर दिया तो सूबों के अखराजात 6800 अरब रुपए होंगे। तो अब टाइम ये आ गया कि ये जो सूबों के पास जो 1400 अरब रुपए फालतू हैं, ये पिछले साल थे, इसका सूबे करे क्या? सूबों ने वापस तो करना नहीं है, कोई भी नहीं करेगा। तो इसकी भी एक पॉलिसी दें कि इस पे क्या करना है। तो उन्होंने उस वक्त जहन बनाया था कि जी एक ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट जो सूबों के होंगे वो सूबों के पास चले जाएंगे। दूसरी उन्होंने कहा था कि हायर एजुकेशन जो है वो सूबों के पास चले जाएगा, BISP जो है वो सूबे के पास चले जाएगा। तो इस तरीके से ये एक तरीके से फिस्कल पैक्ट ने ये जो है एक तवाजुन क्रिएट किया। जो वफाक जो है जो इनडिसिप्लिन कर रहा था वो सूबों ने बेहतर कर दिया। लेकिन जो मेरी जितनी भी गुफ्तशुनीद IMF से हुई है, IMF जो है मेरा नहीं ख्याल कि कहीं पे हुकूमत पाकिस्तान को पुश कर रहा है कि आप जो है ये जो आपका डिविजिबल पूल का फार्मूला है या इसको जो है आप चेंज करें। IMF तो 3 बातें कर रहा है, अभी भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता देता हूँ जो अभी भी हमें इन्होंने कम्युनिकेट किया है। एक, वो कहते हैं कि आप इमरजेंसी में फ़ंड रखें ज़्यादा, ये जो आपके मुल्क में सैलाब वगैरह आ जाते हैं वो कम से कम आपका 1% से ज़्यादा बजट का खर्च होना चाहिए। दूसरा वो तालीम और सेहत, तीसरा सेहत, उस पे वो जो है उन्होंने कहा है कि इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे। चौथी चीज़ जो IMF ने सूबों पे जो जोर डाला है, जो उनकी रेवेन्यू की साइड पे एक डाला है, ये एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, जिसमें ऑब्वियसली फोकस ज़्यादा पंजाब और सिंध की तरफ है। दूसरा वो ये कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है
वो जो है आप उस पे लें, CVT कैपिटल वैल्यू पे लें, तो उस पे जो है तमाम सूबे काम कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ ये कि वो IMF ये कहता है कि जी टैक्स हार्मोनाइजेशन हो, नेशनल टैक्स काउंसिल हो, तमाम सूबों के टैक्स के रेट एक हों और डाटा शेयरिंग हो सूबों की और वफाक की। अब इधर सूबे वफाक के साथ टैक्स डाटा शेयर करने के लिए तैयार हैं, फेडरल गवर्नमेंट सूबों के साथ तैयार नहीं है। वो कहती है कि जी ये प्राइवेसी और ब्रीच है और वो तमाम चीज़ें। तो बहरहाल मैं इसमें जो है ये 27वीं तरमीम में मैं नहीं समझता कि ये फेडरल को ये इसमें IMF का प्रेशर है। ये फेडरल जो अपनी मुसलसल नाकामियाँ, जो मुसलसल उसके जो फेलियर्स हैं, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड हैं, चाहे वो SOE से रिलेटेड हैं, चाहे वो सब्सिडीज़ से रिलेटेड हैं, चाहे वो सूद की अदायगी, चाहे वो उनकी गलत पॉलिसी है जिस पे उन्होंने IPPs वगैरह, वो जो है वो सारा का सारा बर्डन जो है वो आवाम पे शिफ्ट कर रहे हैं। अभी तो आप लोग को ये भी पता लग गया है कि वो जो नेट मीटरिंग वाला है 22 रुपये, उसको भी अब वापस कह रहे हैं 10 रुपये हमने कर देना है। तो अभी तो तैयारियां पकड़े हैं, वो यहाँ से जो इन्होंने IMF को जो कमिटमेंट दिए हैं अब इन्हीं चीज़ों से वो पूरा करेंगे। सर हुकूमत ने कहा कि आपका बंद पीटी का खालिश मुनाफा है, तो कोई पेशरफ हुई है अभी तक? मामला NFC कहता है कि बड़ा हुआ कोई जो सुबह को जो सेल टैक्स है वो पेट्रोल मुश्किल वो बंद किया हुआ है, जो आप अच्छा खासा मुनाफा बनता है सुबह को, तो इस तरह कोई मौका है? बिल्कुल वो बंद किया हुआ है, उस पर तो कोई बातचीत ही नहीं है ना, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है, इस वक्त हुकूमत चाहती है कि जी वो जो है डैम्स में जो है सरमायाकारी हो। उस पर एक ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपको बता देता हूँ कि हुकूमत खुद कहती है कि 1976 के बाद पाकिस्तान में कोई डैम नहीं बना। 2025 तक रन ऑफ द रिवर या नीलम झेलम टाइप की इस तरह की चीज़ें बनी, वो भी बंद है। उसकी बुनियादी एक ही वजह है, पाकिस्तान में पावर प्लांट्स हर दौर में लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो हमसे जो बिजली की कीमत ली जाती है वो जो है वापडा उससे जो है पावर प्लांट नहीं लगवाए जा रहा है। और पानी के आबी वसाइल जो है वो PSDP से करते हैं। पानी जो है जो जिस शरह से इस्तेमाल कर रहा है इस मुल्क में, पानी पे कोई आप जो है किसी सूबे से या किसी से उससे शेयर ही नहीं मांग रहे। तो इसलिए जो है पानी में सरमायाकारी ही नहीं हुई, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की एग्रीकल्चर जो है इस हालात पे पहुंच चुकी हुई है। और मैं आपको अभी से इस पे बता दूं कि प्रोजेक्टेड है कि ये जो गंदम जिस तरीके से पॉलिसी पंजाब चला रहा है, ये जो है पहली दफ़ा ऐसा होगा कि यूजुअली होता यह था कि जनवरी फरवरी मार्च जब फसल आने से पहले बहरान होता था, इस दफ़ा ये कह रहे हैं कि ये जो है दिसंबर से पहले हो जाएगा। और चीनी की आपके सामने मिसाल है, 220 रुपये क्रॉस कर गई है, क्रशिंग सीज़न शुरू हो गया हुआ है। पहले इन्होंने कहा 1 नवंबर से करना है, फिर इन्होंने कहा कि 15 नवंबर से करना है, फिर इन्होंने कहा कि दिसंबर में आप देख लीजिएगा। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, ये किस लिए हो रहा है, इस पर भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत बिल्कुल उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं आवाम की इन सारी चीज़ों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये फेडरल गवर्नमेंट ने गुज़श्ता माह में कुछ आउटस्टैंड बढ़ाया था, तो सूबाई गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है, तो इसमें कुछ आपके जो सरकारी मुलाजमीन हैं कोई हड़तालों पे कोशिश कर रहे हैं कि इजलास कर रहे हैं में? सर बात यह है कि अभी तो सरकारी मुलाजमीन ये जो 27वीं तरमीम हो रही है, अगर खुदा न खासा इसमें कुछ ऐसी चीज़ आ गई तो हाउस रेंट के बहुत कुछ कटना शुरू हो जाएगा। अभी तो आगे की बात। सर बात यह है कि मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब पूरे पाकिस्तान में दानिश स्कूल क्यों बनाए जा रहे हैं जब एक सब्जेक्ट डिवॉल्व हो चुका हुआ है। अभी वो चित्राल भी 2-3 दिन पहले आए हुए थे, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि आउट ऑफ स्कूल जो जहाँ पे वो इस्लामाबाद में बैठे हैं, क्या क्या आया यहाँ पे 100% आउट ऑफ स्कूल का उन्होंने आउटकम हासिल कर लिया हुआ है। तीसरी चीज़ ये कि मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन की अगर आप बात करते हैं तो हमारे सूबाई बजट का 22% एजुकेशन पे खर्च होता है, 22%। यानी कि अगर वो एजुकेशन ले लेते हैं वापस तो 22%, और हमारी जो 7 लाख की जो वर्क फोर्स है उसका 45% टीचर्स एंड स्कूल्स का स्टाफ है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी अपने महकमे नहीं चला पा रही, जिनको सही नहीं कर पा रही। अगर ये जो है हमारे 45% अगर एजुकेशन वो कहती है कि अब वो संभालेगी, तो फिर जो है ना अल्लाह ही हाफिज है, फिर तो इस मुल्क में जो है कुछ और ही होने वाला है। वाशी पॉलिसी कुछ तब्दील हुई
कैबिनेट तब्दील होने से, सीएम तब्दील होने से उसमें तेजी आई है या एज इट इज? नहीं, हमारी तो जो कंसिस्टेंसी, हमारा जो बजट है, हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। हमारे डेवलपमेंट फंड इंशाल्लाह ताला इसमें बढ़ेंगे, लेकिन ये कि आप इस पर ज़रा नज़र रखिएगा, ये 27वीं तरमीम में नहीं हो सकती एनएफसी, क्योंकि वो कमीशन का मैटर है। अमेंडमेंट आप जो है उसमें देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।